नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको न्यूयॉर्क के एक सबसे पुराने हॉस्पिटल के आईसीयू में लेकर चलूंगा। तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हॉस्पिटल का नाम है सेंट जोसेफ मेडिकल सेंटर। यह हॉस्पिटल 1888 में बना था। न्यूयॉर्क के फैमिली हेल्थ और अर्जेंट केयर के इस हॉस्पिटल ने इतना खौफ, इतना डर कभी नहीं देखा। इस समय इस हॉस्पिटल में ज्यादातर मरीज कोरोना वायरस के हैं। अपने 132 साल के इतिहास में एक साथ इस हॉस्पिटल ने इतने लोगों की मौत कभी नहीं देखी। एक डॉक्टर जो 20 साल से इस हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बुरी हालत, इतना खौफ, इतना डर, इतनी मौतें कभी नहीं देखी। कोरोना वायरस ने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, मेडिकल स्टाफ को बुरी तरह थका दिया है। उनके पास सोने की फुर्सत नहीं है, कभी कभी खाना खाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन लाशें गिनने का सिलसिला खत्म नहीं होता। एक डॉक्टर ने बताया कि वो एक शिफ्ट में 6 लोगों की डेथ अनाउंस करते हैं। ये एक पुराना मगर साइज में छोटा हॉस्पिटल है। आपको देखना चाहिए कि कोरोना के एक एक मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर कितना संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जान लगा देते हैं। अमेरिका में कोरोना के 8 न्यूयॉर्क के आईसीयू की कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क कोरोना वायरस का एपिसेंटर है। वहां हालात काफी भयानक हैं। करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में, इमरजेंसी वार्ड्स में पांव रखने की जगह नहीं है। मैं न्यूयॉर्क के जिस सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, वो न्यूयॉर्क के 10 बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक है, टॉप पर। ट्रस्ट पहली बार इस हॉस्पिटल के आईसीयू की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इस मरीज को चेस्ट प्रेस करके उसके धड़कों को रिवाइव करना। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने मिलकर यही किया। डॉक्टर्स को पता नहीं उनका इंतजार कब खत्म होगा, कब तक पेशेंट्स आते रहेंगे, कब तक वो दिन रात ऐसे लड़ते रहेंगे, बिना आराम के, कई बार बिना खाने के। डॉक्टर्स को पता नहीं उन्हें कोरोना से कब निजात मिलेगी। ये तस्वीरें, ये मौत का मंजर हमें बताता है कि कोरोना से होने वाली मौत कितनी भयानक होती है। क्यों बार बार कहा जाता है कि दूर दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जरा सी चूक हुई तो हाल बुरा होगा, और इतना बुरा कि आपके अपने आपकी लाश को लेने से इनकार कर देंगे। किसी लावारिस लाश की तरह किसी अनजान कब्रिस्तान में दफनाए जाने का ख्याल बहुत खौफनाक होता है। कोरोना को लेकर अमेरिका का हाल इतना बुरा होगा कि कभी किसने नहीं सोचा था। न्यूयॉर्क के मेडिकल स्टाफ पर इतना प्रेशर होगा, किसी ने नहीं सोचा था। लोगों के पास N95 मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE कम पड़ जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। मुझे न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके पास इतने किट और इतने सपोर्ट होता था, उन्हें किसकी परवाह नहीं होती थी। अगर एक मरीज को देखने एक बड़ा डॉक्टर जाता था, उसके साथ 20 डॉक्टर जाते थे। उनमें बहुत सारे जूनियर्स होते थे, ट्रेनिंग में होते थे, लर्निंग में होते थे, और वो सब PPE किट पहनकर जाते थे। बाहर निकलते थे, PPE किट उतार देते थे। 2 घंटे बाद किसी दूसरे पेशेंट को देखने जाते थे, फिर से ये लोग 20-22 PPE किट पहनकर जाते थे, फिर उनको फेंक देते थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अमेरिका में इस तरह की PPE किट्स की, पर्सनल प्रोटेक्शन की कमी पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स और नर्सेज जी जान से लोगों को बचाने में लगे हैं। डॉक्टर लेनो ने बताया कि अब अस्पताल के डॉक्टर्स को इलाज करते हुए खतरा महसूस होता है, उन्हें डर लगता है, उनकी अपनी जान को खतरा है, लेकिन फर्ज है, मजबूरी है, लोगों की जान तो बचानी है, तो अपनी जान जोखिम में डालनी ही पड़ेगी। अमेरिका हो या स्पेन, इटली हो या ब्रिटेन, इन मुल्कों में हालात इसलिए खराब हो गए क्योंकि वहां के लोगों ने, वहां की सरकार ने कोरोना के खतरे को हल्के में लिया, और जब तक वो गंभीरता को समझते तब तक देर हो चुकी थी। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। वक्त पर लॉकडाउन हुआ, सरकार ने समय पर एक्शन लिए, नरेंद्र मोदी ने वक्त रहते पूरी ताकत लगा दी।
लेकिन तो भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे ही लोग मरते हैं और जब मरते हैं तो दूसरों को मार कर मरते हैं और मरने के बाद भी दूसरों के लिए मौत का तांडव छोड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खतरे को समझ रहे हैं, कोरोना से इन्फेक्टेड है, लेकिन इसे छुपाते हैं। इसकी वजह से दूसरों को तो छोड़िए, अपने परिवार, अपने बच्चों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कई बार वो खुद कोरोना पेशेंट को पता नहीं होता कि वो इन्फेक्शन का शिकार है, वो लॉकडाउन तोड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, घर से बाहर निकलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है और अनजाने में हर किसी को कोरोना का जहर दे देता है। और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज की बात है। नागपुर में एक शख्स अपने पूरे खानदान को कोरोना वायरस कैसे बांट गया, इसका एग्जाम्पल मिला। खुद कोरोना से उनकी मौत हुई, 3 पीढ़ियों को मौत का वायरस दे गया। गली मोहल्ले वालों को, दुकानदारों को कोरोना का इन्फेक्शन दे गया। इस केस को ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है, इससे सीखने की जरूरत है। नागपुर में इस शख्स की वजह से कम 56 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि इसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की अभी जांच हो रही है। 144 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। उसमें से कितने कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे अभी मैं कह नहीं सकता। 68 साल के अब्दुल लतीफ, 5 अप्रैल को उनकी मौत हुई। वो 3 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। टीबी के मरीज थे, लंग्स कमजोर थे। जब कोरोना ने उनको पकड़ लिया वो समझ नहीं पाए, लेकिन मौत के बाद जब कोरोना टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव निकला। इसके बाद प्रशासन ने उन लोगों को ट्रेस करना शुरू किया जो अब्दुल लतीफ के कांटेक्ट में आए थे। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, ये अब्दुल लतीफ की फैमिली का ट्री है। इससे आप समझिए कैसे एक व्यक्ति के जरिए पूरे परिवार को कोरोना खा गया। अब्दुल लतीफ की 4 बेटियां और एक बेटा है। उनके परिवार में कुल 22 लोग हैं और इनमें से 18 लोग पॉजिटिव निकले हैं। अब्दुल लतीफ के 2 भाई और एक बहन है। इन 3 परिवारों में कुल 54 लोग हैं, उनमें से भी 20 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले अब्दुल के बेटे को कोरोना हुआ, बेटे से बहू को इंफेक्शन फैला और इसी तरह बहू से उसके भाई और भाभी को भी कोरोना हो गया। अब्दुल लतीफ की 3 बेटियों को भी इंफेक्शन हुआ। दूसरी बेटी से दामाद को वायरस लगा और फिर ये उनके बच्चों में पहुंच गया। जरा सोचिए किस तरह से चेन रिएक्शन हुआ। यही कोरोना है। दूसरी बेटी की 2 बेटियों और एक बेटे को भी बीमारी लग गई। अब्दुल लतीफ की तीसरी बेटी के घर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। पता चला कि बेटी के साथ साथ उसके बच्चों को यानी अब्दुल लतीफ के 2 ग्रैंडसन और एक ग्रैंड डॉटर को भी कोरोना का इंफेक्शन हो गया है। अब्दुल लतीफ की दूसरी बहू को भी कोरोना वायरस ने चपेट में ले लिया है। इसके अलावा अब्दुल लतीफ के ब्रदर इन लॉ और उनके एक दोस्त भी इन्फेक्ट हो गए हैं। कुल मिलाकर सब के सब पूरा का पूरा कुनबा अब्दुल लतीफ के कारण जानलेवा वायरस का शिकार हो गया। पूरे खानदान के लिए एक अकेले अब्दुल लतीफ कोरोना के कैरियर बन गए। पहले ही अब्दुल लतीफ अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे, क्योंकि मरने वाले अब्दुल हफीज अब्दुल लतीफ, जिनकी उम्र 68 वर्ष थी, 5 अप्रैल को उनकी मौत हुई। 3 तारीख को खुद ही इलाज के लिए इंदिरा मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे थे। पहले से टीबी के मरीज थे, ट्यूबरक्लोसिस था। जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ट्रैवल हिस्ट्री कहीं बाहर की नहीं है, यह उन्होंने कहा। मरने वाले व्यक्ति की बेटी के पति के दोस्त की ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी इंटरनेशनल लोगों को हेल्प करने के लिए बनाई गई है। इनके दामाद का दोस्त फरवरी के फर्स्ट वीक में उनके साथ यूएई गया था। वहां से वो रायबरेली, दिल्ली और वहां से नागपुर आए थे। जिनकी मौत हुई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो उन लोगों के संपर्क में आए जिनकी ट्रैवल एजेंसी थी, उनसे ये पॉजिटिव हुए। एक ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति के संपर्क में आए थे और कोरोना वायरस के शिकार हो गए।
वायरस की चेन यही खत्म नहीं हुई। वो लोग जो बीमारी के वक्त अब्दुल लतीफ को देखने उनके घर पर आए थे, जिनमें कुछ पड़ोसी भी शामिल थे, उन्हें भी वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अभी तक ऐसे 49 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए हैं। इनमें से 13 लोग कोरोना वायरस के कंफर्म्ड केसेस हैं। 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अब्दुल लतीफ की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से पता चला कि वो 19 ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था जिनकी दुकान थी। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हार्डवेयर शॉप के ऐसे 10 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन डिस्पेंसरी की एक नर्स कोरोना पॉजिटिव हो गई। इसके अलावा किराना स्टोर और मेडिकल स्टोर के लोगों की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है। रात की बात यह कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद भी 11 और लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। यह फिगर लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फिलहाल 44 पॉजिटिव केसेस नजर आएंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी तक 199 कॉन्टैक्ट ट्रेस हो पाए हैं। लेकिन आज नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने इस मामले की और डिटेल्स बताई। उन्होंने कहा कि अब्दुल लतीफ की फैमिली काफी बड़ी है, 200 से ज्यादा कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, लेकिन कई लोग अब भी जानकारी को छुपा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। इसलिए प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने यह भी कहा कि अब्दुल लतीफ की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उनके दामाद के दोस्त की ट्रैवल हिस्ट्री थी। वो दुबई से लौटा था और देश के अलग अलग इलाकों में घूमा था। वो भी कोरोना इन्फेक्टेड था। 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। वैसे उनके 3 भाई और 2 बहनें हैं। ऐसा मिला कि उनका बहुत बड़ा परिवार है और उनके नेबरहुड और वो जो उनके कांटेक्ट में आए थे, ऐसे हमने 200 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। अब स्वैब लेने के बाद उसके स्वैब के रिजल्ट आने लगे हैं, तो उसमें अब तक ये जो डेड पर्सन है, more than 50 persons have been found positive by this person's contact. This is quite scary. And had we not quarantined them, institutional quarantine हम उनको न करते, तो ये 50 लोग और हर एक व्यक्ति 400 लोगों को कांटेक्ट कर पाता। हालांकि हमें इनसे कॉपरेशन नहीं मिल रहा है कि ये पूरी तरह से मालूमात नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये केस से रिलेटेड हमने एक एफआईआर भी की है। जैसे कि आपने बोला कि इसका क्या ट्रैवल हिस्ट्री कुछ था, तो ये आदमी का जो डेथ हुआ है उसका तो ट्रैवल हिस्ट्री किसी ने बताया नहीं था। ही वॉज सीनियर सिटीजन, बट जैसे हम उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते गए तो इनका जो एक बेटी थी, उनके जो हस्बैंड है, उनका फ्रेंड है, उसका ट्रैवल एजेंसी था। कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड कैसे होता है, ये केस उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक शख्स ने पूरे शहर में मौत का खौफ पैदा कर दिया, अपने परिवार को कोरोना का जहर दे दिया। इस शख्स की गलती इतनी ही थी कि उसने जांच नहीं करवाई। सिम्टम्स थे, दिक्कत हुई, लेकिन कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया, डॉक्टर के पास नहीं गया। जब हालत बिगड़ी तो हॉस्पिटल भागा, एडमिट हुआ और तब कोरोना का टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट आती उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर्स को पता नहीं था वो किसका इलाज कर रहे हैं, कौन सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। अगर ये शख्स वक्त रहते पहुंचता तो शायद बच सकता था। मौत के बाद प्रशासन के लिए पता लगाना मुश्किल हो गया कि यह शख्स परिवार के अलावा किन किन लोगों के संपर्क में आया था। प्रशासन ने उन सारे लोगों के सामने आने की अपील की, जो भी इस शख्स की मिला, जो लोग आए या जिनके बारे में सरकार को पता चला, उनकी जांच हुई और 55 लोग कोरोना का शिकार पाए गए। अभी कितने केस और आएंगे ये कहना मुश्किल है। सोचिए खतरा कितना बड़ा है और एक शख्स की गलती कितनी भारी पड़ गई। इसके बाद भी अगर लोग समझने को तैयार नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज मुंबई से जो खबर आई वो हैरान करने वाली है। मुंबई के धारावी में एक शख्स की मौत हो गई। वहां रहने वाले शेख अबू जर अबुल कलाम ने इलाके के लोगों को समझाने की कोशिश की। कहा जिस शख्स की मौत हुई है उसे कोरोना का इन्फेक्शन था, इसलिए उसके परिवार वालों का टेस्ट होना चाहिए और जब तक उनका कोरोना टेस्ट ना हो जाए तब तक सबको उस परिवार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे आसपास के लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन का खतरा है। शेख अबू जर अबुल कलाम ने
कोई गलत बात नहीं कही थी, जो कहा था वो समझदारी की बात थी। लेकिन चूंकि मामला तबलीगी जमात से जुड़ा था, लोग अपने आप को छुपाने में लगे हैं। कुछ लोगों ने शेख अबू को मुंह बंद रखने को कहा और अब तो हालत यह हो गई कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसे पुलिस के पास जाना पड़ा। आज जो मैं नहीं सोचा था वो भी हो गया। आज कुछ तबलीगी मिल के मेरे मुंह पे जो थूके हैं, सिर्फ गलती मेरी ये थी कि कुछ दिन पहले मैंने लोगों को आग्रह किया कि डायमंड बिल्डिंग में एक डेथ हुई है, जिनका नाम तालिब भाई है, और हमारी बालिका नगर में जिसमें मैं रहता हूँ उसमें एक डेथ हुई है। तो मैं लोगों को सिर्फ जागरूक किया हूँ मैं कि उनसे थोड़ा संभल के रहिए, उनसे दूर जो रहिए, उनको कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये सिला ये हुआ कि कुछ वहाँ के लोग गुट में आए। मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ, बालिका नगर में, डायमंड बिल्डिंग में और ये एवशम अपार्टमेंट है, ये तीनों जगह कैमरा है। तो कैमरे में बाकायदा आया है कि कुछ लोग मुझको मिल के आके मार रहे हैं। मैं बोल भी रहा हूँ कि भाई मेरी गलती क्या, मेरा कसूर क्या है। तो अभी आपको वीडियो मिल जाएगा। मुझे मारा गया है, मेरे मुंह पे थूका जो गया है और कहा भी गया है कि पुलिस को हम लोग कुछ समझते नहीं है, मोदी सरकार को कुछ समझते नहीं है, हमारी सरकार हमारी मुट्ठी में है, लोग हमसे घबराते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मुझे हेल्प चाहिए। आज मेरा शर्ट फाड़ दी है, मुझे फाइट हुआ है, मारा गया है। 3 लोगों के पास अस्त्र था, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज मैं भी पुलिस को बोल के निकलवाऊँगा मैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ चाहिए। कहने का मतलब है, मैं यहाँ कोई बात ना जमात की कर रहा हूँ ना कोई कर रहा हूँ। मतलब ये जो सुनता था मैं, न्यूज़ पढ़ता था मैं, आज मेरे साथ हो चुका है। आज मेरे साथ हुआ है, मेरे मुंह पे थूका जो है गया है। अब हो सकता है मुझे भी कोरोना पॉजिटिव, मुझे अभी जांच करानी पड़ेगी, मुझको भी हो जो है गया होगा, या मेरी पूरी फैमिली रिस्क पे आ गई है। इनका कहना है तुझको आज के आज जो जान से जो है मारेंगे। तो हो सकता है कि ये लोग कैपेबल है, मुझे मार भी जो है डालें। शेख अबू जर अबुल कलाम धारावी इलाके के बालिका नगर में रहते हैं। इस इलाके को महाराष्ट्र की सरकार ने रेड जोन घोषित किया हुआ है। धारावी में कोरोना के 189 पॉजिटिव केसेस हैं, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में कोरोना तबलीगी जमात के कारण फैला, लेकिन जब शेख अबू अजहर ने इस इलाके में अब छुपे हुए जमातियों के बारे में बताया तो उन्हें धमकी दी गई। शेख अबू का कहना है कि जिन लोगों ने धमकी दी वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनकी फैमिली के कुछ लोग जेल में हैं, इसलिए वो डरा हुआ है और उसके परिवार को खतरा है। तो ये डायमंड अपार्टमेंट के जो लोग हैं, ये लोग काफ़ी जो है, इन पे जो है, जो भी नाम लूँगा मैं, अभी आफ्ताब है, उनका जो है चचेरा मवेरा खलेरा भाई कोई है, तो वो भी मको का केस में MPD में जो है अभी अंदर है वो जेल में। तो ये लोग काफ़ी रसूख वाले हैं, जो लोग चाहते हैं वो होता है। मेरा कसूर यही है, मैंने जमाती आदमी का नाम लिया है मैंने। यहाँ वॉचमैन भी जो है विटनेस हैं, पर कोई मदद के लिए आया नहीं है, क्योंकि इनका गुट जो है काफ़ी बड़ा है। अभी पुलिस वाले भी जो है बाहर आए हैं, पर जब मैं इनका जब मैं नाम जो है लिया हूँ जमाती का, तो ये भी बेचारे जो है अकेले भी हैं। मैंने सर को ये कहा कि सर जैसे आप अकेले हैं, तो ये भी बोल रहे हैं कि आपको चौकी जो है जाना पड़ जाएगा। तो अभी मैं आपसे मेरा मदद जो है मांग रहा हूँ कि मुझसे मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, बाद यहाँ कोई भी आदमी हो, मुझे इंसाफ चाहिए। ज़रा सोचिए कैसे लोग हैं। एक शख्स इलाके लोगों की भलाई के लिए, कोरोना से बचने के लिए सही सलाह दे रहा है, लोग को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाना चाहता है, लेकिन उसके इलाके के ही लोग, उसके पड़ोसी, उसके भाई बंद उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब कोरोना का इन्फेक्शन हो जाएगा तो सरकार को गालियां देंगे। मुंबई से एक और खबर ऐसी आई जिसने मुझे चिंता में डाला। करीब 44 मामले ऐसे आए हैं जिन्हें कोरोना सस्पेक्ट के तौर पर हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन उनका टेस्ट होता, उनकी रिपोर्ट आती, इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। और प्रशासन ने ऐसे लोगों की डेड बॉडीज को परिवार वालों के हवाले कर दिया। उनकी मौत को कोरोना सस्पेक्ट के तौर पर दर्ज किया गया है, कोरोना पेशेंट के रूप में नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर ये लोग वाकई में कोरोना के मरीज थे और उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई, तो उनके डेड बॉडीज को बिना किसी प्रिवेंटिव मेजर्स के परिवार को देना खतरनाक हो सकता है। ये लोग मौत से पहले कितने और लोगों तक वायरस पहुंचा चुके होंगे, इसकी ट्रेसिंग कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्हें कोरोना पेशेंट के तौर पर रजिस्टर नहीं किया गया, किसी को नहीं पता। इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी चूक है। चीफ मिनिस्टर को, उद्धव ठाकरे को इस सच्चाई का पता लगाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में वैसे ही हालत काफ़ी ख़राब है। हालांकि सतर्कता की ज़रूरत तो पूरे मुल्क में है, हर नागरिक को सावधान रहना है। सरकार हर संभव कदम भी उठा रही है, डॉक्टर्स जी जान लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन
पुलिस के साथ कुछ लोग कैसा सलूक करते हैं, ये देखकर दुख होता है। सरकार कहती है कि लॉकडाउन का पालन करो, जरूरी चीजें लेने के लिए घर से बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। लेकिन आज अलीगढ़ से जो तस्वीरें आई वो कुछ और बताती हैं और चिंता करने वाली है। आज अलीगढ़ में लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। सब्जी और दूध खरीदने के लिए प्रशासन ने सुबह 6 से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दे रखी है, लेकिन कुछ दुकानें 10 बजे के बाद भी खुली थी और जब पुलिस वाले दुकानें बंद करवाने के लिए पहुंचे उसी वक्त कुछ सब्जी वाले दुकानदारों में झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस कर्मी उन्हें समझाने लगे तो दुकानदारों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। दुकानदारों का आपसी झगड़ा तो खत्म हो गया, पुलिस पर पथराव शुरू हुआ। पुलिस पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में एक सिपाही घायल भी हुआ। जब मौके पर ज्यादा फोर्स भेजी गई तो सब्जी वाले भी अपने मोहल्ले से लोगों को बुला लाए और पुलिस के सामने मोर्चेबंदी कर दी। गलियों से पुलिस पर पत्थर और ईंटें बरसाई गई और इनमें कुछ और पुलिस वाले घायल हो गए। सुबह में 10:15 बजे जब ये लोग कहाँ जो बंद कराने गए थे तब इन्होंने पे पथराव वरा करने झगड़ा करने चालू कर दिया उन्होंने। किस बात से नाराजगी है? ये नाराजगी है क्या, बंद क्यों करा रहे हो आप? बंद क्यों करवा रहे हो? हाँ। तो पथराव करने वाले कौन थे? ये पुलिस यही गाँव में थे, मुसलमान लोग सब्जी बेचने वाले। अच्छा, सब्जी बेचने वाले? सबने बेचने वाले। हमारे संवाददाता पवन नारा वहाँ हैं मौके पर, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है और ये बताया कि इस मौके पर जब बाद में फोर्स भेजी गई, कई थानों से पुलिस बुलाई गई तो लोग भाग गए और इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। 8 लोगों को अरेस्ट किया, 34 लोगों पर FIR दर्ज की गई, बाकी लोग फरार हैं और पुलिस को उनकी तलाश है। अलीगढ़ के SP ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वाले किसी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या करते हो आप? अलीगढ़ में पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ भी लेगी, अदालत सजा भी दे देगी, लेकिन सोचने वाली बात है ऐसे वक्त में जब पूरा देश संकट में है, लोग घरों में बंद हैं, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जब पूरे देश की पुलिस और प्रशासन लोगों को बचाने में लगा है, ऐसे वक्त में पुलिस की मदद करनी चाहिए या पुलिस पर हमला करना चाहिए? लॉकडाउन का पालन करना चाहिए या पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल लेना चाहिए? ऐसा गुनाह करने वाले लोग समाज के दुश्मन हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग सिर्फ अलीगढ़ में नहीं मिले, लखनऊ से भी आज इसी तरह की खबर आई। अब पूरा देश लखनऊ के सदर इलाके को जान गया है। यह इलाका कोरोना का एपिसेंटर है। पूरे लखनऊ में कोरोना के 170 मरीज हैं और इसमें से करीब 100 केसेस अकेले इसी सदर इलाके में हैं। आज इस इलाके में भी पुलिस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने इलाके की हर मस्जिद की जांच की, जमातियों को बाहर निकालकर क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया। इसके बाद इस इलाके को सील किया, लेकिन इलाके के लोग मानने को तैयार नहीं है। इस लोग बैरिकेडिंग को हटा देते हैं, इधर से उधर निकलने का रास्ता बनाते हैं। पुलिस ने छोटी छोटी गलियों के बाहर भी बांस और बल्ली लगाकर रास्ता बंद किया तो लोगों ने उसे तोड़ दिया। जब पुलिस ने इलाके के लोगों को समझाया और फेंसिंग को ठीक करने के लिए पुलिस के लोग फिर वहां गए तो मौजूद करीब 1 दर्जन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इसमें एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोट लगी है। पुलिस के लिए मुसीबत दोनों तरफ है। जो इलाके सील हैं उन इलाकों से लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती है तो वहां भी लोग पुलिस से उलझते हैं। लखनऊ में आज 3 लड़कियों ने पुलिस वालों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह का सलूक किया, यह देखने लायक है। एक कार में 3 महिलाएं जा रही थी। इस वक्त जरूरी काम से बाहर निकलने पर कार में सिर्फ 2 ही लोगों को बैठने की इजाजत है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल गाड़ी के अंदर भी रखना है, लेकिन इस कार में 3 लड़कियां थी। जब पुलिस वालों ने लड़कियों से बाहर निकलने को पूछा कि आप बाहर क्यों निकली हैं, कहां जा रही हैं, जवाब नहीं था। गाड़ी के कागज मांगे तो लड़कियों ने झगड़ा किया, हंगामा किया और पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी के पेपर फेंके और सड़क पर सीन क्रिएट कर दिया।
पेपर क्यों ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? लीजिए पेपर। परेशान करके रखा हुआ है। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। तमाशा बना रही है। यार व्हाट आर यू डूइंग? खड़े खड़े होइए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठो, गाड़ी बैठो। ये पेपर उठा लीजिए, पेपर उठाइए, पेपर ये पेपर पढ़ो, गाड़ी बैठो ना। कौन परेशान कर रहा है? आप गाड़ी बैठी, पेपर उठाइए, अपने पेपर उठाइए। ये पेपर पड़े, ये उठा लीजिए, पेपर ये उठा लीजिए। ये इस तरह के वीडियो रोज मेरे पास आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी। मध्य प्रदेश के शिवपुर में आज पुलिस और मेडिकल की टीम पर हमला हुआ। शिवपुर के गांव में इंदौर से गोपाल नाम का शख्स आया था। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, चूंकि इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट है, ये शख्स कोरोना का कैरियर हो सकता है। इस आशंका के कारण पुलिस की टीम मेडिकल टीम के साथ जांच करने पहुंची, लेकिन इन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया गया। पत्थरबाजी हुई। पुलिस अधिकारी श्रीराम अवस्थी बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि घायल होने के बाद भी उन्होंने हमला करने वालों को छोड़ा नहीं। पुलिस गोपाल के पिता और एक शख्स को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन इस हंगामे में गोपाल भागने में कामयाब हो गया। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गुनाह से आया है। आप हम आपसे झगड़ा करने नहीं है। आपका हमारी बात पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं है ना। क्यों? हमको सूचना मिली है कि सूचना तो झूठी मिल गई, जैसे पूरा गांव हमारा विरोधी, इससे क्या मतलब? कोई विरोधी नहीं है। आप तो फिर आपके अंदर कमी है। अगर कोई गांव में आपका कोई विरोधी है तो आप में कमी है। हम आपके शुभ चिंतक है। बात को हमारा कोई चिंतक नहीं है, सब आपको जानता हूँ। मेरी काय का आपका पैर मेरा, और क्या आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आपकी कोई बदमाश है, हम गुनाह से आया, गुनाह बैठा है, दुकान बात से बात करा दी मैंने, उसकी मैंने बात करा गुनाह की टिकट दिखा, मैनेजर से बात करवा दो। हमारी गाँव में पुलिस वाले आएंगे, कोई भी आया, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा था हम अपने वो उसने, अच्छा उसको कोई दिक्कत है क्या? सर्दी खांसी कोई बिल्कुल नहीं। सुबह पूछी, हमने बताया भाई साहब गुनाह से आया बच्चा। उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। इनने हमको कुछ नहीं बताया है। हमको फोन आया है ऊपर से। गुनाह से घर पे ही छुपा के रख दिया है। चलो देख लो। तो मैं क्या देखूं? मुझे घर में देख लो, यही तो मैं आपको स्पष्टीकरण बता दें। आपने कहाँ भेज दिया? सुने वो खेलने चला गया, हम वो खेलने चला गया तो कोरोना फैल रहा है, आपको पता है। फिर कैसे खेलने चला गया? हमको तो आपका बच्चा देखो बाबा, अलुल जलुल जवाब आप मेरे को मत दीजिए। आप जरा सोचिए, ये मेडिकल टीम, ये पुलिस वहां क्या करने गई थी? उस शख्स को ढूंढने गई थी जिससे कोरोना फैलने का खतरा था। वो गोपाल जो इंदौर से आया था, हॉटस्पॉट से आया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि नागपुर में एक शख्स ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई, अपनी बीमारी छिपाई, उसने कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। यहां भी ये हो सकता है। लेकिन पुलिस और मेडिकल टीम हमेशा इस तरह के संघर्ष में, इस तरह के लोगों से जूझती रहती है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक तरफ लोगों की मदद करनी है, कोरोना कैरियर्स को ट्रैक करना है, और फिर भीड़ से लोगों से पत्थर खाने हैं, बहस करनी है, गालियां सुननी है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे पुलिसकर्मी जिस बहादुरी के साथ, जिस निष्ठा के साथ दिन रात फर्ज निभा रहे हैं, उस जज्बे को सलाम करना चाहिए। वो काबिल तारीफ है। और आज दिल्ली पुलिस ने बहुत ही दिल को छूने वाला वीडियो मुझे भेजा है। पुलिस कैसे इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। जिन पुलिस वालों को आप कभी कभी सख्ती करते हुए देखते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं, वो पुलिस वाले कैसे अपने पुलिस स्टेशंस में गरीब लोगों के लिए खाना पका रहे हैं, अपने हाथ से रोटियां बेल रहे हैं, और ये रोटियां और ये खाना गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल हैं, जिनके एक हाथ में लाठी होती है। वो गरीबों के लिए रोटियां बेल रही हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 59 लाख फूड पैकेट्स और 212 टन राशन जरूरतमंदों तक पहुंचाया है।
इंसानियत की ड्यूटी है सबसे जरूरी, वर्दी निभा रही है फिर एक नई जिम्मेदारी, शांति, सेवा, न्याय, और दिल से जीतेंगे ये जंग। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। वाकई में दिल्ली की पुलिस दिल की पुलिस। और दिल्ली पुलिस के लोगों को रोटियां बेलते देखकर, गरीब लोगों को खाना खिलाते देखकर वाकई में पुलिस को दिल से दुआ देने को मन करता है। कोरोना वायरस ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत लोगों को तकलीफ दी है, लेकिन एक अच्छा काम यह हुआ कि पुलिस का एक अच्छा चेहरा सामने आया, एक प्यार भरा चेहरा, एक इंसानियत भरा चेहरा, गरीबों की मदद करने वाला चेहरा। मैं तो कहूँगा कि पुलिस के लिए ये संकट एक अवसर है। पूरे देश में पुलिस के लोगों को चाहिए अपनी इमेज सुधारें, जितनी निष्ठा से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं इस अंदाज में करें कि लोग पुलिस को अपना दुश्मन समझने के बजाय अपना दोस्त समझने लगे, पुलिस की इमेज बदल जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि पुलिस तो कुछ भी कर ले, लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता। लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे, और आज भी कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आई। पुलिस वाले हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी मुसीबत होती है उन लोगों को पकड़ने में जो लॉकडाउन को वायलेट करते हैं। लेकिन सारा काम पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस हर जगह मौजूद रहे ये नहीं हो सकता, लोगों को खुद समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी रोज लॉकडाउन के वायलेशन की तस्वीरें आती हैं। आज मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस के पास बीएमसी ग्राउंड में सब्जी मार्केट, सैकड़ों लोग एक साथ आपको दिखाई देंगे। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और ये तो तब है जब मुंबई शहर कोरोना के वायरस से सबसे ज्यादा ग्रसित है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें देखिए। हावड़ा के लिलुआ बाजार की जो तस्वीरें हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने भेजी हैं, उन्हें देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि लोगों को कोरोना के खतरे का कितना एहसास है। हावड़ा का इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट है, लेकिन लोगों को इन्फेक्शन की कोई फिक्र नहीं है। उनके लिए घर से निकलना, घर का सामान खरीदना, तफरी करना ज्यादा जरूरी है। कर्नाटक के मैसूरू में लोगों में मछली के लिए लूट मच गई। दर्जन लोग मछली बाजार में खरीदारी करने आए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया। लॉकडाउन की वजह से बाजार में मछलियां कम थी, खरीदने वाले ज्यादा थे। मछली खरीदने के लिए होड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। मैसूरू का नंजनगोड़ इलाका पूरे राज्य का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। बहुत खतरा है यहां पर। यहां एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कोरोना की सुपर स्प्रेडर बन गई है, जिसकी वजह से इस इलाके में 68 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन इसके बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रख रहे थे। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए? जो लोग उस खतरे को अब भी नहीं समझ रहे, उन्हें पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी देखनी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल के 2 वीडियो चर्चा में रहे। पहला वीडियो बांगुरा हॉस्पिटल का है, जिसमें एक मरीज खुद ही हॉस्पिटल की दुर्दशा के बारे में बता रहा है। इस वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि हॉस्पिटल में कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं। वार्ड में 2 लोगों की लाश मरीजों के बीच पड़ी है, कोई लाश उठाने वाला नहीं है। वार्ड में लाश सड़ने लगी है, बदबू आ रही है, मरीज परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। এটা হচ্ছে আপনার এমআর বাঙ্গুর ये बांगुर अस्पताल है, ये आइसोलेशन मेल वार्ड है। आप देख सकते हैं सामने यहाँ एक बेड पर ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। करीब 3 घंटे से डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन इसको ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि पास के ही एक बेड पर मरीज भी है। साथ ही आप देख सकते हैं कि क्वारंटीन में मरीजों की हालत बेहद खराब है, सीरियस है। इसके बाद भी राज्य में रैपिड टेस्टिंग के कोई इंतजाम नहीं है। अभी टेस्टिंग में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड भी कितने पास हैं। अगर कोई भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव हुआ तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। कोविड पॉजिटिव पेशेंट থাকে সবাইকে ইনফেক্ট করে দেবে। बात सही है। कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति हजारों लोगों को, और वो 1000 लोग लाखों लोगों को ये बीमारी दे सकते हैं, और मरने के बाद भी ये बीमारी दे सकते हैं। बंगाल का एक और वीडियो चर्चा में है। ये किस हॉस्पिटल का है इसके बारे में तो नहीं पता चला,
लेकिन इसमें यह शख्स कह रहा है कि उससे पूछे बगैर उसके रिश्तेदार के शव को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने लिख कर दिया था कि वो शव को लेकर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उस लाश को कब्रिस्तान भेज दिया गया। When I've written very clear cut, I will go with the body, but you are not answering anything. You have sent body without my knowledge. It's a very clear cut bolchi. No one is here, and they have taken the body without my permission. And now, even though I've signed this, I will go with the body. But still, these people are not helping like anything. Still, they are calling and they are saying this body has already reached to the crematorium places. मुझे पूरा विश्वास है जब ममता बनर्जी को इन वीडियोस के बारे में पता चलेगा, इस खबर के बारे में पता चलेगा, वो ज़रूर एक्शन लेंगी। वो बहुत सेंसिटिव लीडर हैं, इसकी हकीकत का पता लगाएंगी और कहीं कमी हो तो उसे ठीक करेंगी। इस समय सबको कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। राजनीति, सियासत ये बाद में हो जाएगा। लेकिन जो खबर अब मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक शख्स की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। प्रशासन के लोग एम्बुलेंस में लाश लेकर उसके घर पहुंचे, लेकिन बेटे ने पिता की लाश लेने से इनकार कर दिया। बेटे को डर है उसे भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। असल में प्रेम सिंह की कोरोना इन्फेक्शन के कारण 20 अप्रैल को मौत हुई। प्रशासन ने परिवार वालों से लाश लेने को कहा, कोई नहीं आया। और फिर जब अफसरों ने प्रेम सिंह के बेटे से बात की तो उसने भी अपने पिता की लाश लेने से साफ इनकार कर दिया। लिख कर दे दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने पिता का शव प्रशासन को सौंप रहे हैं और अब लोकल लोग ही उनका अंतिम संस्कार करें। इसके बाद तहसीलदार ने प्रेम सिंह का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि प्रेम सिंह की विधवा ने तहसीलदार से कहा कि बेटा लाश नहीं ले रहा, पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा, तो आप भी बेटे जैसे हो, आप ही अंतिम संस्कार कर दो। इसके बाद तहसीलदार ने प्रेम सिंह को मुखाग्नि दी। ये जो इलाज कर रहे हैं वो आदमी नहीं है, जिसने उठा के मर्चरी में रखा वो आदमी नहीं है। पूरी तरीके से बताइए, पूरी तरीके से किट से पे के डेड बॉडी वो आदमी ना जिसने उठा के रखा है। आप तो उनका खून हो, आप तो कोई बात नहीं है, हम आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं करेंगे। हम ये सर पहले हमसे बोला जाए, ये जो आपके पटवारी साहब है इनने बोला हमसे क्या कि टीम आएगी। भाई देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारा नगर निगम के अंदर किसी की डेथ होती है नॉर्मल केस तो नगर निगम से करवा देते हैं, सब दफनवा देते हैं। यहाँ की पहली डेथ है क्या? यहाँ की नहीं, डेथ और भी है, लेकिन परिवार वालों ने सब परिवार वालों ने। हाँ कोई बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको प्रेशर करें हम। ठीक है सर, मैं लिख के देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो करेंगे ही। चलो परेशान नहीं हो। और देखो हम ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने तुम पे विपत्ति दी है, सर ऐसी विपत्ति तो कोरोना का खौफ कितना है। पिता की मौत कोरोना से हुई, लेकिन अब बेटे के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा है। कोरोना ने सिर्फ इंसानों को मौत नहीं दी, इंसानी रिश्तों की भी हत्या कर दी है। और वाकई में कोरोना के खौफ से बेटा पिता की मौत पर दुखी है, लेकिन पिता का अंतिम संस्कार इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे डर है उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। भला उस तहसीलदार का जिसने प्रेम सिंह के लिए बेटे का फ़र्ज़ निभाया। ये मिसाल है कि अफसर किस तरह अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, दिन रात काम में लगे हैं, और पुलिस भी इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। डॉक्टर्स, नर्सेज अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन तो भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे देश की, पूरे समाज की मुश्किलात लगातार बढ़ा रहे हैं। कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। मैं आपको बता दूं कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 20,400 से ज़्यादा हो गई है। 650 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1,486 नए केसेस सामने आए हैं। 1,486 नए केसेस पिछले 24 घंटे में, और पिछले 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हुई है, 49 डेथ्स। लेकिन इसके बाद भी तबलीगी जमात के लोगों को
हालात की गंभीरता का एहसास नहीं है। हर रोज तबलीगी जमात की कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जो गुस्सा दिलाती है, जो दुख देती है। क्यों ये लोग समझने को तैयार नहीं है? हर रोज ऐसी हरकतें करते हैं। आज दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर से सुल्तानपुरी के इलाके में मरकज से निकले तबलीगी जमात के लोगों ने हंगामा किया। कोई जरूरत नहीं थी हंगामा करने की। ये लोग क्वारंटाइन सेंटर की बिल्डिंग से बाहर आकर शोर मचाने लगे, कहने लगे यहां फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। हम इस समय क्वारंटाइन सेंटर में हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस और साथ में जो मेडिकल कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। जो भी अंदर जा रहा है उसकी पूरी डिटेलिंग की जा रही है। ठीक सामने ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, दरअसल ये डॉक्टर्स का सेटअप है, जहां पर अगर जमात के किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में है वो अगर अपना इलाज करवाने आ रहा है तो उसको यहाँ पर अपने पूरी मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ डिटेलिंग देनी होगी। तबलीगी जमात के लोगों का ये भी कहना था कि कुल मिला के जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा क्वारंटाइन पूरा कर लिया है, उसके बावजूद भी उनको यहाँ पर रखा गया है और ये समय करीबन 14 दिन से ज़्यादा का हो गया है। इंडिया टीवी ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बात की। उनका ये कहना है कि पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। दरअसल अगर कोई भी किसी में भी सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और सामने की तरफ देखेंगे कि 750 की संख्या में जो जमाती यहाँ पर हैं वो भी अपने कमरों से बाहर हैं। यहाँ तक कि जो ऊपर की तरफ जो लॉबी दिखाई दे रही है वहाँ से भी वो दिखाई दे रहे हैं। लोग उनको लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप यहाँ से सुरक्षित अपने कमरों के अंदर रहें क्योंकि आप आइसोलेशन में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तस्वीरें, यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, पीपी सूट, साथ में ग्लव्स, गॉगल्स और पूरी किट के साथ वो यहाँ पर हैं और दूसरी तरफ जमात के लोग हैं। तबलीगी जमात के ये लोग खतरे में हैं, इन्फेक्टेड हैं, इन्हें आइसोलेशन में रहना है। इन्हें उन सब लोगों के साथ खड़े होना है जो कोरोना के हराने में लगे हैं। ऐसे वक्त में हो सकता है कोई तकलीफ हो सकता है कोई कमी हो सकता है कि खाना घर जैसा न मिले, हो सकता है कि खाने में चिकन और मटन न मिले, दाल रोटी मिले, सब्जी मिले, तो काम चलाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो शिकायत करनी चाहिए। मैंने कितने सारे केसेस देखे हैं जब लोगों ने शिकायत की और शिकायत दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक पहुंची, उन्होंने एक्शन लिया। कहीं पर खाना बेहतर किया, कहीं पर किसी को बेहतर कमरा दिया, कहीं पर डॉक्टर से बेहतर इलाज करने को कहा। लेकिन अगर आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। और जो लोग इसको नहीं समझेंगे वो खुद अपने आप को मुसीबत में डालेंगे, अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को, सबको मुसीबत में डाल देंगे। मुरादाबाद में आपको ध्यान होगा, लोगों ने मेडिकल टीम पर हमला किया था, डॉक्टर के साथ कॉपरेट नहीं किया था। नतीजा यह है कि मुरादाबाद से हर रोज ऐसी खबर आती है जिससे सुनकर डर लगता है। आज फिर मुरादाबाद से कोरोना के 21 नए केसेस सामने आए, 21 पॉजिटिव। अब मुरादाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या 94 हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, डॉक्टर्स की बात नहीं सुनी, और जब डॉक्टर्स उनके इलाज के लिए आए, टेस्ट के लिए आए, तो डॉक्टर्स को भगा दिया, उन पर हमला किया। नतीजा आप देख रहे हैं। 11 केस हमारे पुराने हॉटस्पॉट के हैं। 6 केस कांठ में गढ़ी नामक गांव से आए हैं और ये नया एपी सेंटर बनेगा और ये सभी 6 लोग निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे हैं। इसके अलावा भोजपुर में 2 गांव में नए एपी सेंटर डेवलप हुए हैं और उनमें एक केस पॉजिटिव आया है। असल में आपको तबलीगी जमात के लोगों की हरकतों के बारे में कितना बताएं, रोज कहते कहते भी थक गए। आज भी कई शहरों से तबलीगी जमात के लोगों की क्वारंटाइन सेंटर से भागने की खबरें आई, डॉक्टर्स को परेशान करने की, हमला करने की खबरें आई। लेकिन अब ऐसे लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। कई दिन से लोग कह रहे थे कि जो लोग डॉक्टर्स पर हमला करें, डॉक्टर्स को परेशान करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर्स इस बात की डिमांड कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और कहा कि जो लोग अब डॉक्टर्स पर हमला करेंगे, डॉक्टर्स को परेशान करेंगे, उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
अब किसी डॉक्टर पर हमला करने वाले को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर इस दौरान मेडिकल टीम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, यानी एम्बुलेंस तोड़ दी या गाड़ी तोड़ दी, तो फिर जो दोषी होगा उससे मार्केट की कीमत से डबल अमाउंट वसूल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह ऑर्डिनेंस मेडिकल वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर हमारा कमिटमेंट दिखाता है। उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे यहां डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। वो डॉक्टर जो सेवा कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए कानून बनाना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तानी डॉक्टर्स, भारतीय मूल के जो डॉक्टर्स अमेरिका में काम करते हैं, उनकी लोग कितनी इज्जत कर रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं, इसकी आपको ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको दिल को छू जाएंगी। हम अपने देश में डॉक्टर का सम्मान करें या ना करें, हम अपने डॉक्टर्स को कुछ समझें या ना समझें, लेकिन अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर्स को कितनी इज्जत दी जाती है, इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। अमेरिका के कनेक्टिकट में डॉक्टर उमा मधुसूदन है। ये साउथ विंडसर हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रही है। जान पर खेलकर, खतरा उठाकर उन्होंने कई मरीजों की देखभाल की, उन्हें ठीक किया और उनके टैलेंट को, उनकी सेवा को पूरे शहर ने सलाम किया। पुलिस वाले और जो मरीज ठीक हुए थे वो उनके घर के सामने गाड़ियों में पहुंचे। ये बड़ा लंबा वीडियो है, इसका कुछ हिस्सा मैं आपको दिखा पाऊंगा। किस अंदाज में लोगों ने डॉक्टर उमा का आभार जताया, किसी ने सलाम किया, किसी ने थैंक यू का पोस्टर डॉक्टर के घर के बाहर लगा दिया। डॉक्टर उमा अपने घर के बाहर खड़ी हुई, हाथ हिलाती रही, इन लोगों को थैंक यू को कबूल करती रही। पुलिस वाले भी थे, फायर टेंडर के ट्रक भी थे। आमतौर पर आप जानते हैं कि अमेरिका में, यूरोप में लोग हॉर्न नहीं बजाते, इसे बड़ा बुरा माना जाता है और अमेरिका में तो हॉर्न बजाने पर जुर्माना भी है। लेकिन डॉक्टर उमा के प्रति अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, उनके काम को सलाम करने के लिए लोगों ने हॉर्न बजाकर आभार जताया। बड़ा लंबा काफिला था, 200 से ज्यादा गाड़ियां डॉक्टर उमा के घर के बाहर से गुजरी और लगातार डॉक्टर उमा हाथ हिलाकर उनको थैंक यू कहती रहीं। और एक वक्त वो भी था जब डॉक्टर उमा की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर उमा मधुसूदन, जिन्होंने बड़ी संख्या में कोरोना के लोगों को अपनी जान पर खेलकर ठीक किया था। इन तस्वीरों से क्या सीखना है? इन तस्वीरों से यह सीखना है कि हमें डॉक्टर्स को किस तरह से इज्जत देनी है, उनके प्रति हमारे दिल में क्या भावना होनी चाहिए, और सिर्फ दिल में भावना नहीं होनी चाहिए, लोगों के सामने मिलकर डॉक्टर्स को इस तरह का सम्मान करना चाहिए, इस अंदाज में शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कह दूं कि कोरोना का इलाज करना कोई आसान काम नहीं होता। जिस किट को पहनकर डॉक्टर 12-12 घंटे, 14-14 घंटे रहते हैं, उससे आप 10 मिनट नहीं पहन सकते। किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, किस तरह से अपने परिवार वालों से दूर रहते हैं, अगर डॉक्टर्स के बारे में इतना सोच लेंगे तो अपने आप हाथ सलाम के लिए उठ जाएंगे।